हमारा आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है कि हमने एक्सेल को किस तरह से इस्तेमाल करना है, एक्सेल का बेनिफिट क्या है, उसको अगर एप्लीकेशन को ओपन करना चाह रहे हैं एक्सेल को तो किस तरह से हम उसको फेच कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसा कि डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास कोई ऐसा आइकॉन नहीं है कि मैं उसको डबल क्लिक करके एक्सेल वगैरह को ओपन कर सकूं, तो इसके लिए क्या करना होगा कि मुझे विंडो का बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ कीवर्ड्स टाइप करने हैं EXCEL एक्सेल। तो मेरे पास एक्सेल ऐप मुझे विजुलाइज हो रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जैसा कि आपको हमें विजुलाइज हो रहा है कि कुछ डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें विजुलाइज करवा रहा है कि ताकि अगर हम इनमें से कोई यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पैटर्न था कि हमने विंडो बटन से सर्च कर एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। सेकंड ऑप्शन है कि आपने विंडो आर प्रेस करना है, रन कमांड पैनल आपके पास आ जाएगा जैसा कि आपको विजुअलाइज हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट एरिया हमारे पास गिवन है कुछ टाइप करने के लिए, यहाँ पे हमने लिखना है एक्सेल और ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे ओके तो हमारे पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम रन कमांड पैनल को इस्तेमाल करके शॉर्ट की से भी एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। अब हम ब्लैंक वर्कबुक से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो हमें चीज़ विजुअलाइज हो रही है एक्सेल की एक फाइल, अब इस कंप्लीट फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक के इनसाइड मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं, मल्टीपल शीट्स हम जनरेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास शीट 1 होती है। शीट 1 के साथ ही हमें एक प्लस का सिंबल विजुअलाइज हो रहा है। अब जैसे ही मैं कर्सर इसके ऊपर लेके आया हूँ तो मेरे पास से हिंट के अंदर मुझे विजुअलाइज कर रहा है न्यू शीट। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो एक नई शीट ऐड हो जाएगी। इस तरह हम एक वर्कबुक के इनसाइड मल्टीपल शीट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक शीट जो है ये क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसके विजुअल इफेक्ट्स बहुत डिफरेंट हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की निस्बत अगर देखा जाए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास पेज होता था और यहाँ पे शीट अवेलेबल है और शीट के इनसाइड हमारे पास कुछ रोज, कॉलम्स और सेल्स ये हमें विजुअलाइज हो रहे हैं। जो हमें कॉलम्स विजुअलाइज हो रहे हैं वो अल्फ़ाबेटिकली हमें विजुअलाइज हो रहे हैं उनके नेम्स, और जो रो है रो बाय नंबर्स हमें विजुअलाइज हो रहे हैं, डिजिट्स, कि हम इस वक्त कहाँ पे किस रो के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर मुझे ये नोट डाउन करना है कि इस वक्त मैं किस सेल में एग्जिस्ट करता हूँ तो उसका मुझे एड्रेस का कंफर्म करना है कि इस सेल का एड्रेस क्या है जहाँ पे इस वक्त मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। अब हमने जो एड्रेस को वेरीफाई करना है, रीड करना है, उसका पैटर्न ये है कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा कॉलम कौन सा है। लेट्स सपोज इस वक्त जो सिलेक्टेड एरिया है जहाँ पे जिस सेल के अंदर मैं अवेलेबल हूँ, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैं इस वक्त जिस कॉलम में हूँ वो कॉलम डी है और इसकी रो नंबर अगर साथ हमने रीड करनी है तो रो नंबर इसकी 7 है। इट्स मीन कि इस सेल का एड्रेस D7 होगा। तो और इसको अगर हमने मज़ीद वेरीफाई करना चाहें, देखना चाहें, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी हमें विजुअलाइज करवा रहा होता है। अगर ये जो कॉलम नेम्स की अपर साइड पे देखा जाए तो जो लिंक बार इनकी जहाँ पे स्टेटस दिखाता है, विजुअलाइज करता है, तो नेम बॉक्स भी हमें विजुअलाइज करवा रहा है यहाँ पे। तो D7 है। अब जैसे मैं कर्सर कीबोर्ड की इस्तेमाल करते हुए इसको लेफ्ट राइट अप मूव करवाऊंगा तो मेरे पास ये नेम बॉक्स के इनसाइड मुझे अपने इस सेल का एड्रेस भी विजुअलाइज हो जाएगा। जैसे कि C5 अब विजुअलाइज हो रहा है, इसमें कि मैं C कॉलम और रो नंबर 5 में इस वक्त अवेलेबल हूँ। इस तरह से हम इसके एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें हम टेक्स्ट भी राइट कर सकते हैं, इसमें हम नंबर्स भी राइट कर सकते हैं, इसमें हम सैम्पल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हर तरह का डाटा इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक्सेल को जो इस्तेमाल किया जाता है फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस के में बिजनेसेस वगैरह के अंदर। और इसके अलावा इसमें अगर देखा जाए तो हम रिजल्ट्स वगैरह को जनरेट कर सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं और डिफरेंट रिजल्ट कार्ड्स वगैरह बना सकते हैं।
रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं एडमिशन के लिहाज से, एग्ज़ाम के लिहाज से, अकाउंट्स के लिहाज से, जिस तरह से भी हम हमारी कोई नीड हो, हम कैलकुलेशन से रेलिवेंट, तो हम इसको यूटिलाइज करके अपना वो डिज़ायर टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी नीड्स फुलफिल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले नॉलेज थीम, अब ये मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे राइट कर दिया हुआ है। अब इसी के अगेंस्ट कुछ नंबर्स को भी ऐड कर लेता हूँ। नॉलेज कुछ नंबर्स भी ऐड कर लिए और इसी के साथ कुछ कैरेक्टर्स को भी ऐड कर लेते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट सेल्स के अगेंस्ट डिफरेंट डाटा ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको विजुअलाइज हो रहा है कि जो मैंने नॉलेज थीम टेक्स्ट राइट किया हुआ है वो एक सेल के अंदर राइट किया, लेकिन दूसरे के अंदर इसके कुछ विजुअल इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो प्रॉपर मुझे वो विजुअलाइज नहीं हो रहा है। अगर वैसे मैं इसको जनरल किसी और सेल के अगेंस्ट मूव करूँ अपना पॉइंट और अब इसको विजुअलाइज करूँ, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इसने 2 सेल्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो एक ही सेल के अगेंस्ट मेरा डाटा राइट किया हुआ है। तो अगर हम इसको इसकी विड्थ को एक्सपैंड करना चाहें तो हम यहाँ से भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, आप चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट राइट किया हुआ है उसके कोडिंग ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ एडजस्ट हो जाए, तो अब आप दोनों कॉलम्स के दरमियान बी और सी में अपने कर्सर को मूव करेंगे। जैसे कर्सर सिंबल चेंज होगा आपने डबल क्लिक कर देना, तो अब आपका जो विड्थ है सेल का वो एडजस्ट हो जाएगा जितना आपका टेक्स्ट अवेलेबल है। और लेट्स सपोज आपने इस टेक्स्ट को मज़ीद ऐड करना है, तो आपने प्रेस इस तरह क्या करना है, आपने अपने उस सेल में आना है, F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने से इसका एडिट मोड ओपन हो जाएगा कि आप सेल के इनसाइड अगर मज़ीद डाटा ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब अगेन इसमें टेक्स्ट ज़्यादा इंक्रीज कर गया हुआ है, अगेन इसकी विड्थ को मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से अब हम इसकी विड्थ वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। और हर एक सेल के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो उसका एक एड्रेस होता है जिससे उसको कॉल किया जा सकता है। अब लेट्स सपोज हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं, हमें कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करना होती हैं, तो उनके लिए फिर हमें क्या करना होगा या उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हमने एक्सेल के अंदर ही देखने हैं, करने हैं। और इसमें अगर थोड़ा सा इंट्रो में देता जाऊंगा आपको, इसके साथ साथ होम मेन्यू जैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ओपन हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे वर्ड के अंदर भी हमें विजुलाइज होता है, तो इसमें कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसी लग रही है, ऐसी फील हो रही है कि जैसे कि हमने वर्ड के अंदर इस्तेमाल की, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह आपको वैसे ही एडजस्ट करनी होगी जिस तरह के हम वर्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करवाते थे। लेट्स सपोज अगर मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ, होम फ़ॉन्ट सेक्शन के अगेंस्ट यहाँ से मैं सर्च करके अपना डिज़ायर्ड फ़ॉन्ट स्टाइल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ जो भी मेरा रिक्वायर्ड हो, ठीक है। टेक्स्ट साइज इंक्रीज मैं वो भी कर सकता हूँ यहाँ से। इसके साथ कुछ कीज भी अवेलेबल हैं, वहाँ से भी हम इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बोल्ड करना चाह रहे हैं, इटैलिक करना चाह रहे हैं, अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हम एज इट इज़ परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि हम वर्ड के अंदर परफॉर्म करते हैं। और इसके साथ यहाँ से इसके कुछ बैकग्राउंड कलर्स वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं हम। फ़ॉन्ट कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक्स आ जाती हैं जो हम एज इट इज़ मैक्सो वर्ड के अंदर भी इस्तेमाल करते रहे हैं। और इसके साथ
अगर देखा जाए तो फ़ॉन्ट मेन्यू के साथ हमारे पास अलाइनमेंट मेन्यू भी अवेलेबल है, जहाँ पे इनके टेक्स्ट की डायरेक्शन लेफ़्ट राइट सेंटर राइट साइड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगेन कि हम कुछ चीज़ें हैं कि जो हमने मेजरली इस्तेमाल करनी होती हैं, कैलकुलेशंस वगैरह, तो उसके लिए भी एक ख़ास एक्टिविटी परफॉर्म करना होती है। वो ख़ास एक्टिविटी ये है कि आपने जब भी कोई भी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कोई भी फार्मूला इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो कुछ उसके अंदर बेसिक रूल्स हैं, तो उनको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। अब जब भी हमने एक्सेल के इनसाइड कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कैलकुलेशन से रेलिवेंट कोई फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है, तो हमने इक्वल टू का सिंबल मस्ट इस्तेमाल करना है। अगर आप इक्वल टू का सिंबल इस्तेमाल नहीं करते तो कोई कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आप सेल के एड्रेस भी ऐड करते हैं, लेकिन वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। वो आपको जनरली एज इट इज़ वैसे ही आपको सिंपल टेक्स्ट वगैरह विजुअलाइज करवाएगा। लेट्स सपोज मेरे पास ये डिफरेंट नंबर्स हैं, तो अब इनसे रेलिवेंट मैं क्या करता हूँ, मैं इनके अंडर इनकी कैलकुलेशंस करना चाह रहा हूँ, लेट्स सम करना चाह रहा हूँ। तो मुझे अब क्या करना है, इज इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। अब मुझे एडिशन करनी है, अब इसके लिए मुझे सम लिखना है, SUM। अब जैसे ही आप कीवर्ड प्रेस करेंगे आपके पास वो डिफरेंट हिंट्स आ जाएंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है, हम इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अगर कुछ डिज़ायर्ड जो भी आपका फंक्शन है, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और टैब प्रेस कर दें। अब जैसे टैब प्रेस करेंगे तो फार्मूला ऑटोमेटिकली उसका फर्स्ट इनिशियल पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। देन हमें जैसे कि विजुलाइज करवा रहा है सम, और देन उसके बाद नंबर 1 डिफाइन करें, नंबर 2 डिफाइन करें। ठीक है, अपना डिज़ायर्ड नंबर 1 मतलब नंबर 2 से मुराद ये नहीं है कि कुछ नंबर लिखें आप अपने सेल का एड्रेस डिफाइन करना है कि आप किन का सम करना चाह रहे हैं। और लेट्स सपोज मेरे पास 3 सेल्स हैं और ये एक सीक्वेंस के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अब इन तीनों का एक सेम सीक्वेंस है, यानी कि टॉप टू डाउन तक। अब लेट्स सपोज मेरा जो इनिशियल सेल है वो मेरे पास इस वक्त अगर देखा जाए तो D5 है, तो मैंने यहाँ पे D5 लिख लिया, मेरा सेल सिलेक्ट हो चुका हुआ है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे कॉलन्स को इस्तेमाल करना है, कॉलन। देन उसके बाद मैंने इसका एंडिंग सेल डिफाइन करना है कि लास्ट तक मेरा कौन सी वैल्यूज़ हैं जो सीक्वेंस जनरेट हुआ है टॉप से डाउन तक। और अगर लास्ट सेल अगर देखा जाए तो ये 3689 वाला है, इसकी अवेलेबिलिटी जो है, इसकी सेल का जो एड्रेस है वो बनेगा D7। अब अगर आप देखें तो मेरे पास जितने भी नंबर हैं वो सब सिलेक्ट हो चुके हुए हैं। अब मैंने शिफ्ट प्रेस करके 0 प्रेस करता हूँ, एंगल ब्रैकेट से क्लोज की और एंटर प्रेस कर दी। अब ये इसने मुझे सबका सम विजुअलाइज करवा दिया हुआ है। ये था कि अगर आपने कोई सीक्वेंस के अंदर कैलकुलेशंस करनी है, अब इनमें से कोई भी वैल्यू अगर चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी कैलकुलेशन ऐड हो जाएगी। हम जो भी नंबर्स वगैरह अगर कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो जैसे ही उसके अंदर नंबर्स वगैरह की अपडेट्स होगी तो फार्मूला हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है, तो एज इट इज़ वो उसकी कैलकुलेशन कर लेगा। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट सेल्स के अगेंस्ट अवेलेबल हैं, तो फिर हमने उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल करना है। लेट्स सपोज इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट सेल्स के अंदर हैं, डिफरेंट रोज के इनसाइड हैं, तो और जो कैलकुलेशन मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ वो मैं ई कॉलम के अंदर परफॉर्म करने चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे इनकी क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है। लेट्स सपोज सिंपल से हम कहते हैं कि सम ही करना है, तो ये लेकिन देखा जाए तो अब लेकिन कुछ सीक्वेंस नहीं है मेरे पास कि कोई चीज़ सीक्वेंस के अंदर अगर अवेलेबल हो। हम इसका सीक्वेंस में चेंज कर लेते हैं। अब हर वैल्यू डिफरेंट सेल के अंदर अवेलेबल, डिफरेंट सेल मीन्स कि डिफरेंट कॉलम है, डिफरेंट रो नंबर है।
अब इसका अगर मुझे सम करना हो तो फिर मुझे क्या करना होगा। अब इसके लिए हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू का सैम्पल इस्तेमाल करते हुए सम। अब इनिशियल कौन कौन सा सेल आप ऐड करवाना चाह रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो मुझे 50 को ऐड करना है, तो इसमें के बी कॉलम है और रो नंबर 10 है, B10। अब आपने कोमा का इस्तेमाल करना है, कोमा सेकंड वैल्यू C9, C कॉलम और रो 9, C9 वैल्यू सिलेक्ट हो चुकी है, स्पेसिफिक सेल सिलेक्ट हो चुका हुआ है। अगेन थर्ड वैल्यू कॉमा, अब ये है जी D कॉलम है और रो मेरे पास ये बन रही है 11, D11 जी, ठीक है। मेरी थर्ड वैल्यू भी सिलेक्ट हो चुकी हुई है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस। अब इन का जो है मेरे पास सम विजुअलाइज हो रहा है। अगर इनमें से कोई वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट इसके सम पर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने वो स्पेसिफिक सेल का एड्रेस दिया हुआ है। अगर आप इनके साथ किसी और सेल के अंदर कोई वैल्यूज वगैरह ऐड करेंगे तो वो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने स्पेसिफिक सेल्स की कैलकुलेशंस परफॉर्म की है। अब उनके अगेंस्ट ही अगर कोई वैल्यू का चेंज होगा तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो किसी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी सेल्स के अंदर अगर आप कुछ चेंज ओवर करते हैं। तो इस तरह हम डिफरेंट सेल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीक्वेंसेस वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डिफरेंट कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसका थोड़ा सा बेसिक है जिसे हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जिसमें बेसिक तो ये है कि हम किस सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, किस वैल्यू की हमने कैलकुलेशन करनी है, किस सेल को हमने यूटिलाइज करना है, उसका एड्रेस क्या बनता है, एड्रेस कैलकुलेट करना है तो किस तरह से करना है। एड्रेस कैलकुलेशन हमने करनी हो तो उसके लिए है कि सबसे पहले कॉलम, देन उसके बाद रो नंबर। अब एक और फंक्शन इसी तरह इसका सम का परफॉर्म करता हूं मैं, इज इक्वल टू सम सम। अब एक वैल्यू मेरे पास कौन सी है, ये वाली है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया कॉमा। अब कौन सी वैल्यू है, अब मैं खुद से नहीं टाइप कर रहा, मैं सिर्फ उन स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, कॉमा एंड देन दिस वन ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब ये सेल मेरे पास एम्प्टी था, अब इसमें कुछ वैल्यूज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से हम बाय क्लिकिंग भी हम उन सेल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक एक इंट्रोडक्शन था, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को यूटिलाइज कैसे करना है, सेल्स की ड्रेसिंग किस तरह से करनी है। और अब ये जितनी भी एक्टिविटी हमने परफॉर्म की, ये हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी शीट 1 पे। और अब अगर शीट 2 को देखना चाहें तो शीट 2 के ऊपर क्लिक किया। अब ये हमारे पास एक तरह देखा जाए बिल्कुल ब्लैंक शीट है। हम इसको भी अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें कोई डाटा बनाना चाहते हैं तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल के अंदर हम कुछ डाटा ऐड कर लेते हैं। थी here you can learn using of different softwares and user system। ये एक जनरल हमने लाइन अप कर लिया। अब ये जो हमने कंटेंट राइट किया हुआ है ये शीट 2 में अवेलेबल है और शीट 1 उसमें भी कंटेंट हमारा अवेलेबल है। अब हमने 2 शीट्स बना ली हुई हैं। इस तरह से आप मल्टीपल शीट्स अगर और मज़ीद शीट्स ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और अब इस तरह से हम कंटेंट वगैरह को ऐड कर सकते हैं।
लेकिन अब कंटेंट ऐड करने के बाद, शीट्स ऐड करने के बाद जो मेन एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो ये है कि आपने अपनी फाइल को सेव करना, अपनी वर्कबुक को सेव भी करना है। अब इसके लिए क्या है, हमारे पास एक शॉर्टकट की है Ctrl+S की, उसको अगर प्रेस करते हैं तो मेन मेन्यू आता है सेव ऑप्शन का। तो इसके अलावा अगर आप फाइल यहाँ पे अगर देखा जाए तो टॉप मेन्यू बार में फाइल के ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ पे आप सेव को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप फाइल सेव करने जा रहे हैं तो सेव को क्लिक करने के बाद देन आपके पास होता है कि आप अपने किसी भी डायरेक्टरी के अंदर इस फाइल को सेव कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं हमने डेस्कटॉप पे फाइल को सेव करना है। डेस्कटॉप को मैंने डायरेक्टरी को सिलेक्ट किया, फाइल का नेम सेलेक्ट कर ऐड कर सकते हैं, उसको सेव कर दिया। अब हमने फाइल के अगेन देखा जाए तो Ctrl+S प्रेस किया, सेव ऑप्शन आ गई। अब हमने इसको कर दिया क्लोज। ये फाइल हमारे पास डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। अब इसको मैंने ओपन किया। फाइल को ओपन करने के बाद अब इसमें मैंने कुछ चेंज ओवर किया। चेंज ओवर करने के बाद मैंने Ctrl+S प्रेस कर दिया। अब ये आपसे डायरेक्टरी का नहीं कंफर्म करेगा, क्यों? अब ये स्पेसिफिक किसी एक डायरेक्टरी के अगेंस्ट फाइल अवेलेबल है। तो जैसे ही हमने Ctrl+S प्रेस किया तो ये इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट आपने लिखा उसको सिर्फ अपडेट कर देगा उसी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर, उसी एग्जिस्टिंग प्लेस पे। तो ये फाइल इस वक्त यहाँ पे अवेलेबल है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चीज़ अपडेट की जाएगी, कंटेंट अपडेट किया जाएगा और Ctrl+S के अगेंस्ट वो एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। उसमें दोबारा से आपसे ये नहीं कंफर्म करेगा कि आप स्पेस अपनी या उसकी डायरेक्टरी या अपनी लोकेशन को मेंशन करें, आप फाइल को अगर कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। जस्ट सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही आप में ये चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है। अगर नेक्स्ट आप कहीं देखा जाए तो डाटा कहीं और सेव करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें आपने अपडेट की हैं, फाइल को डिफरेंट सेव करना चाह रहे हैं, यानी कि इसका एक नई कॉपी बनाना चाह रहे हैं, देन आपने फाइल होम मेन्यू में फाइल और सेव एज की ऑप्शन को इस्तेमाल करना है। अब यहाँ से आपको पूछेगा कि अब आपने फाइल को सिस्टम में, कंप्यूटर में कहाँ पे सेव करना है। आप अपनी डायरेक्टरीज वगैरह को फेच कर सकते हैं और जिसमें भी आप सेव करना चाहें, डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, अगेन डेस्कटॉप पे अगर सेव करना चाह रहे हैं तो इसको आप कर सकते हैं न्यू फाइल एक्सेल, सेव कर दिया। अब इसको हमने कर दिया क्लोज। अब हमने जो कंटेंट अपडेट किया था वो इसमें किया था प्रीवियस फाइल के अंदर लिखते हुए, लेकिन उसको फाइल को सेव एज करवा दिया था ताकि नई फाइल सेव हो। ये फर्स्ट वाली फाइल ओपन की, इसमें वो कंटेंट अवेलेबल नहीं है क्योंकि जो हमने चेंज की थी हमने उसको कहा था कि नई फाइल जो हम सेव करने जा रहे हैं सिर्फ उसमें सेव करें, सेव एज। इसको क्लोज किया, सेकंड फाइल को ओपन किया। अब इस फाइल को मैंने ओपन करके अगर देखता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ, तो वो चेंज है वो इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, इस तरह से हम अपनी फाइल्स को डिफरेंट मेथड से डिफरेंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेव कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।